हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है अपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो आपको इस चैप्टर का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और चैप्टर ही पढ़ लोगे तो फाइल अपने आप ही आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके लिए आपको उस टाइम पे बहुत अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप 20 मार्क्स के लिए अपने 2 से 3 दिन आप खराब कर रहे हो। नहीं, सिर्फ इस चैप्टर को फोकस करो, अच्छे से पढ़ लो और आपका प्रैक्टिकल प्रिपेयर हो जाएगा। और एग्जाम में भी 7 मार्क्स तक का ये चैप्टर देखने को मिलता है। ठीक है, 6 to 7 मार्क्स का आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो चैप्टर के अंदर है क्या? चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको बताए गए हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, यानी कि जब हम मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अगर प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स होते क्या है? प्रिंसिपल कुछ नहीं है, दीज आर जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। आप बिजनेस में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम करते करते आपको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने के लिए आपको चाहिए ना कि कोई आए सजेशन दे दे, कुछ ऐसी कुछ रूल बुक हो जिसको देखकर आपको ये पता लग सके कि कब कहाँ क्या करना होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए वही जनरल गाइडलाइंस है जो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स है हमारे सामने यहाँ पर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक्रोनिम बनाई है। अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फेंटा पीने गए। अभी अंडर ग्रेजुएट बॉयज कैसे गए? जहां पर आपके पास यू से है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जी से है आपके पास जनरल गाइडलाइंस, बी से है आपके पास बिहेवियरल, सी ओ से है आपके पास कंटिंजेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर इस सी से है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एफ से है आपके पास फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर से एफ है आपके पास फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब होते क्या है ये? जैसे कि सबसे पहले लिखा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और क्योंकि एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस है तो इसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। ये जनरल गाइडलाइंस है जो आपकी हेल्प करती हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, टू एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, छोटी है, पब्लिक है, प्राइवेट है, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो। इनको मिली हुई है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, सेकंड इज जनरल गाइडलाइंस। ये मात्र एक सजेशंस है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का कि आप सोचो कि ठीक है हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं, ये सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं। जैसे कि आपको आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने बड़ों से अगर कुछ चीज को डिस्कस कर रहे होते हो, तो क्यों डिस्कस कर रहे होते हो? कि आपको कुछ सजेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि वो आपको सॉल्यूशन दे रहे होते हैं, वो सिर्फ आपको सजेशन दे रहे होते हैं जिसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ये भी। बिहेवियरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, इसका जो आउटकम है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम मैनेजमेंट में किनके साथ बैठ के काम करते हैं? ह्यूमन बींग्स के साथ, और हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है चीजों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक प्रिंसिपल का, चलो मैं एक एग्जांपल दूं, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है लोगों के बीच में काम को बांटना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और स्पेशलाइजेशन। अब हमने तो काम इसलिए बांटा ताकि हमें एफिशिएंसी मिल जाए और स्पेशलाइजेशन मिल जाए, लेकिन अगर कोई काम बांटने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, हमने उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसे काम दिया लेकिन वो तब भी नहीं कर रहा, तो हमें आउटकम वो नहीं मिलेगा ना जो हम चाहते थे। तो ये बिहेवियरल होते हैं। उसके बाद कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। अब क्या सिचुएशन है, तब क्या थी, पहले क्या थी और आगे क्या होने वाला है, इससे नहीं बात हो रही है। बात हो रही है कि अब क्या है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना, क्योंकि इसमें और इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब केस स्टडी आती है तो ये दोनों बच्चों को सेम लगता है। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी कि इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्रिवेलिंग सिचुएशन, कि अभी क्या चल रहा है। यानी कि आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि जैसा हम पहले चलते आए थे हम वैसे ही अब चल रहे हैं। आप हो सकता है कि 9th-10th में आपने कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी पास होने की, आप सोच रहे हो उसी स्ट्रैटेजी को हम अपने 11th-12th में भी अप्लाई कर ले या 12th के एग्जाम से भी ट्राई कर ले, तो जरूरी नहीं है। वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। तो जो सिचुएशन है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, और यही बताता है कंटिंजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उससे निकलने वाला आउटकम। हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देता है। जैसे कि फिर से मैं सिंपल वाला प्रिंसिपल ही, डिवीजन ऑफ वर्क। आपने डिवीजन ऑफ वर्क लगाया, आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन मिला,
तो डिवीजन ऑफ वर्क कॉज है, आपको मिलने वाला स्पेशलाइजेशन उसका इफेक्ट है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये कोई रातों रात नहीं बने हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि सपना आया जी, फ्योल साहब को, टेलर साहब को सपना आया और अगले दिन उन्होंने कह दिया जी ये प्रिंसिपल होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले प्रैक्टिस करी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उसकी टेस्टिंग हुई, तब जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, फिर उसका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है मॉडिफिकेशन से, कि यहाँ पर ना आप बदलाव कर सकते हो। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द रिजिड वन, ये रिजिड नहीं होते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। आप अप्लाई करो बट आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दीज आर जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि गाइडलाइंस है। तो ये सिर्फ मॉडिफिकेशन की बात करता है, ये कहता है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कहता है कि अप्लाई ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? सारे फीचर्स क्लियर? नेक्स्ट, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस बोलूं, इंपॉर्टेंस बोलूं, बात एक ही है। उसके लिए एक्रोनिम मैंने बनाया है मॉम्स पीएफ। ठीक है, हाँ, मॉम्स पीएफ यानी कि मम्मियों का प्रोविडेंट फंड। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है, जिसमें पहला है फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। कैसे? एक प्रिंसिपल है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो ये कहता है कि अपने एम्प्लॉय को ना हमें रीजनेबल सैलरी या वेजेस देनी चाहिए, ताकि वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। एट द सेम टाइम वो पैसा कंपनी की जेब पर भी भारी नहीं होना चाहिए, कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी आना चाहिए। मतलब कंपनी को देने में भी कोई दिक्कत ना हो इतना पैसा, और हमारे एम्प्लॉय भी खुश हो रहा हो उतना पैसा लेके। तो यहाँ आपने कंपनी को भी खुश किया और आपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को भी खुश किया, तो आपने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में मदद करेंगे। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, बता तो रही फ्लेक्सिबल वाला फीचर कि आप यहाँ पर अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इन्वायरमेंट में जैसा चेंज हो रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट में, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप जब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे तो आपने उसको सेंट्रलाइज कर रखा था। सेंट्रल मतलब सारी अथॉरिटी एक ही के हाथ में थी, लेकिन सिचुएशन बदली, आपने अपने बिजनेस को बढ़ा लिया, बिग ऑर्गेनाइजेशन में आप कन्वर्ट हो गए, लार्ज स्केल पे आप काम करना शुरू हो गए, तो अब सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चल रहा, आपने क्या कर दिया, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब खुद को बदल रहे हो तो वो क्या है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जैसे आपको दिखे कि एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है, आपको खुद को चेंज करना होगा, तो वो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी हेल्प करते हैं। साइंटिफिक एंड थॉटफुल डिसीजन, यहाँ पे कुछ भी हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे नहीं चल रहा है, लॉजिक्स पे काम करते हैं, ब्लाइंड फेथ पर नहीं। आंखें बंद करके यहाँ कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सोच विचार करके सिस्टमैटिकली यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले रहे हैं, हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हिट एंड ट्रायल या फिर ब्लाइंड फेथ की तरह काम नहीं हो रहा है, सब कुछ लॉजिकली हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें सिस्टमैटिकली हो रही हैं, आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हुए चल रहे हो, तो यहाँ पर होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन। बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो और रिसोर्स हमारा खाली ना हो। तो जैसे आप डिवीजन ऑफ वर्क यूज करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है, काम को बांटो, जो लोग आपके पास हैं अलग अलग स्किल्स वाले उनके अकॉर्डिंग उनमें बांटो ना काम को, तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होता है। उसके बाद प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पढ़ते हो ना, तो आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। भाई देखो, किसी भी चीज की पढ़ाई करके काम करोगे ना तो अच्छा रहेगा। लोग शेयर मार्केट को जब देखते हैं ना, ऐसे जब हम देख रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर बहुत आसान है, हम भी पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब घुसते हो ना उस फील्ड में तो पता चलता है उसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं। बट वहीं पे अगर आपने पहले उसकी पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप घुसे, तो एक तो आपको हर तरीके की टर्मिनोलॉजी पता होगी, हर तरीके की स्ट्रैटेजी पता होगी, आपको पता होगा कि किस सिचुएशन में हमें शेयर को बाय करना है और सेल करना, आपको मतलब हर चीज पता होगी। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप अपनी इंसाइट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि जो अपनी सोच है उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये और भी कहते हैं कि जो आपने पहले कोई मिस्टेक करी होगी, आप उस मिस्टेक से सीख कर
अपने आगे जो भी काम करोगे उसको सुधारोगे, ये बात भी यहाँ पर बोली जाती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके इनसाइट्स, यानी कि जो भी आपके सोच विचार है, जो भी आपने थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी नॉलेज है, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ना हमारे करिकुलम का पार्ट भी है। अगर आज आप क्लास 12th में हो, कल को बीबीए करते हो, एमबीए करते हो, तो जैसे होता है ना कि जब बच्चा मैथ्स पढ़ने लगता है तो उसको काउंटिंग सिखाते हैं, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, ऐसी जो मैनेजमेंट की लाइन में घुसना चाहता है ना, उसे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो ये आपके करिकुलम का भी पार्ट है, आपके एजुकेशन, आपके रिसर्च का भी पार्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्लियर कि क्यों हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं। अब असली मुद्दा यहां से शुरू होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो लोगों ने दिया हमें, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल जिसको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन दो लोगों ने अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। आपको ये दो बातें तो इनके बारे में ध्यान रखनी है कि कौन सा फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट और कौन सा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इन्हें माइनिंग इंजीनियर कहा जाता है। ये माइनिंग इंजीनियर थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि मैकेनिकल थे या माइनिंग थे। ध्यान रखना, मार्क्स में पूछ सकते हैं ये कि हमारे जो हेनरी फ्योल थे वो माइनिंग इंजीनियर थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। ठीक है, फिलहाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल से। तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने के लिए एक बच्चे ने कहा, ओ डैड यू श्योर CS इज इजी। ठीक है, तो उसी से ही हम लोग अपने 14 प्रिंसिपल्स को रिवाइज करेंगे। तो जहां पर O से मतलब है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। जब हम ऑर्डर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर्स की बात होती है। एक होता है सोशल ऑर्डर और एक होता है मटेरियल ऑर्डर। पर इन दोनों पे आने से भी पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? जब भी हम ऑर्डर वर्ड सुनते हैं तो माइंड में क्या आता है? इंस्ट्रक्शन, कमांड। लेकिन यहां पर हेनरी फ्योल का ऑर्डर से मतलब कहीं से कहीं तक भी इंस्ट्रक्शन और कमांड था ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्सेज और एक होते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। और इन दोनों का ही अरेंजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोनों का ही अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर ऑर्डर से मतलब था एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट इट्स और हिज प्लेस, यानी कि हर चीज और हर कोई अपनी जगह पर होना चाहिए। क्यों? अगर सबऑर्डिनेट्स को उसके सुपीरियर अपनी जगह पर नहीं मिलेंगे तो वो नीडेड सजेशन टाइम से नहीं ले पाएंगे। अगर किसी वर्कर को जिस टूल की उसको जरूरत है, अगर उसे वो टूल उसकी जगह पर नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल उसको उसकी जगह पर नहीं मिलेगा, तो वो अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी ऑर्डर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो तो उसे बोलते हैं सोशल ऑर्डर, और अगर आप फिजिकल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल ऑर्डर। और दोनों ही ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डी से है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे बेसिक प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर कहा गया कि आपको काम को बांटना है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि जिसको जो काम करना आता है उसको वही काम सौंपो। और अगर आप ये काम करोगे ना तो दो चीजें मिलेंगी आपको, क्या? एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन। जब भी आप डिवीजन ऑफ वर्क एक्सप्लेन करेंगे आपको दो चीजें जरूर लिखनी है कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, कि वर्क को डिवाइड करना है इनटू द स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। और कैसे डिवाइड करना है? अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, कैपेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर। क्योंकि अगर आप किसी को एक ऐसा काम करने के लिए दोगे ना जो उसे करना आता नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही कि वो उस काम को कर नहीं पाएगा, वो कर तो लेगा बट पहले सीखेगा ना, सीखेगा, समय लगेगा, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे को काम दोगे जिसको वो काम करना आता है तो फटाफट उसको करता चला जाएगा, उसका स्पेशलाइजेशन आएगा रिपीटेटिवनेस की वजह से, और जहां भी स्पेशलाइजेशन आता है वहां एफिशिएंसी जरूर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां पर अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड, कि हमारे पास ये राइट है। और किसके पास होता है ये राइट? एक सुपीरियर के पास। एक सुपीरियर के पास ये राइट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड दे सकता है। और वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है कि जो टास्क आपको दिया गया आपको उसे पूरा करना है। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना एक रिलेशनशिप है कि ये दोनों ही बराबर होने चाहिए। जितनी अथॉरिटी है उतनी ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
क्योंकि अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होती है तो मिसयूज हो जाता है अथॉरिटी का। भाई मेरे हाथ में पावर ज्यादा है पर जिम्मेदारियां कम है, तो क्या हो जाता है, उससे हम मिसयूज करने लग जाते हैं चीजों का। हम अपनी पावर को क्या करते हैं, मिसयूज करने लग जाएंगे। और अगर मेरे पास जिम्मेदारियां तो ज्यादा है लेकिन उसको पूरा करने के लिए पावर नहीं है, अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो मैं काम कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगी। जो मेरा टास्क है वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं पाएगा, ऑब्जेक्टिव्स पूरे ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों? नेक्स्ट है हमारे पास डी से डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन वर्ड जब भी हम सुनते हैं, जैसे ऑर्डर के लिए हमारे माइंड में आता है कमांड और इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा निकला ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, क्या चुपचाप बैठना? नहीं, डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, उनका ओबीडियंस, द ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बट डिसिप्लिन के अंदर ना कुछ और बातें भी निकल कर आती हैं। डिसिप्लिन अपने साथ 3 बातें लेकर आता है। कौन सी बातें? सबसे पहला, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, कि गुड सुपीरियर एट ऑल द लेवल्स, यानी कि हर एक लेवल पे जो सुपीरियर्स है ना वो अच्छे होने चाहिए। अब अच्छे होने से क्या मतलब है कि वो ऐसे सुपीरियर्स हो जो 2 वे कम्युनिकेशन में बिलीव करते हो, जो अपनी कही हुई बात को मानते हो। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे वर्कर्स की हेल्प से अगर हमें कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई दिखती है तो हम वर्कर्स को भी जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, तो अपने इस बात को पूरा करें। ऐसे हमारे सुपीरियर्स होने चाहिए। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट बनाया जाता है वो होना चाहिए क्लियर और फेयर। अब क्लियर और फेयर से मतलब क्या है? क्लियर से मतलब है किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और फेयर से मतलब है कि दोनों के फेवर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एग्रीमेंट ऐसा जो सिर्फ कंपनी को फेवर कर रहा है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका एग्रीमेंट ऐसा है जो सिर्फ वर्कर को फेवर कर रहा है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो एग्रीमेंट बना होना चाहिए। तीसरा, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर कोई एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों को नहीं मानता है तो उससे जुड़ी हुई जो भी पेनल्टीज होंगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको भरनी पड़ेगी। यानी कि आपको पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं, डिमोशन हो सकता है, या जो भी कंपनी कहेगी आपको वो पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिसिप्लिन में पहली बात मैंने आपको ये बताई कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ओबीडियंस to the rules and regulations of the organization. Discipline includes 3 things. क्या है वो 3 चीजें? Good superior at all the levels, clear and fair agreements and judicious application of penalties. अच्छा, डिसिप्लिन के अंदर एक और चीज भी आती है कि आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। देखो डिसिप्लिन कह रहा है ना कि रूल्स और रेगुलेशन को मानोगे, ये सब काम करोगे, तो इसका मतलब है कि आपको कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल में बुक में दिया गया था और वही बेस्ट लगता है मुझे, कि एक कंपनी और वर्कर्स आपस में एक एग्रीमेंट में आए जहां पर कंपनी लॉस में चल रही थी। तो कंपनी ने रिक्वेस्ट किया अपने वर्कर्स से कि आप ना हमें लॉस से बाहर निकलवा दो, अभी हम फिलहाल लॉस में चल रहा है, हमारा साथ दो, जिस दिन हम लॉस से बाहर आ जाएंगे हम आपकी वेजेस को इंक्रीज कर देंगे। वहीं पे वर्कर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपको लॉस से बाहर निकालने में मदद करेंगे, और जब तक आप लॉस से बाहर नहीं निकल जाते हम आपसे किसी भी तरीके का वेज इंक्रीमेंट नहीं मांगेंगे। अब यहाँ पे दोनों लोग एक एग्रीमेंट में आए, तो दोनों को अपने कमिटमेंट को पूरा करना है कि जब तक कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ जाती वर्कर एक्स्ट्रा वेजेस ना मांगे, और जिस दिन कंपनी लॉस से बाहर आ गई उस दिन अपने आप ही कंपनी जो वेजेस है अपने वर्कर्स की उसको इंक्रीज कर दे। तो दोनों को अपने ऑनर्स को कमिटमेंट, जो भी अपने कमिटमेंट्स है उसको ऑनर करना है, यानी कि पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यू से है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। अब आप देखो ना, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, और कमांड मतलब इंस्ट्रक्शंस। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, हेनरी फॉल ये कहते थे कि जितने भी हमारे सुपीरियर्स हैं ना जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अलग अलग इंस्ट्रक्शन ना दे एक सबऑर्डिनेट को, एक बात से रिलेटेड एक ही सुपीरियर इंस्ट्रक्शन दे। यानी कि जो सबऑर्डिनेट है वो उसका सिर्फ होना चाहिए 1 बॉस, कि उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिले वो सिर्फ एक ही बॉस से मिले। अब जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो पढ़ने जब आप बैठ रहे हो तो बहुत सारी बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपने रिसोर्स को लिमिटेड करना है। कैसे लिमिटेड करना है? आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ो या एनसीईआरटी बेस्ड नोट से पढ़ो, और उसके बाद बस केस स्टडी के लिए आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करो। तो यहां आपने अपने आप को एक इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी सेम हो गई,
अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि एक सेल्समैन था, उसे कहा कि आपको ना सेल इंक्रीज करनी है। तो मार्केटिंग मैनेजर आके उसे कहता है कि एक काम करना, सेल इंक्रीज करने के लिए कस्टमर डिस्काउंट मांगेंगे, 10% डिस्काउंट दे देना। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर ये बात कहके चला गया। थोड़ी देर बाद फाइनेंस मैनेजर आता है, वो कहता है कि सुनो, इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना है, अगर आपको कस्टमर डिस्काउंट मांगे तो 5% डिस्काउंट देना है बस। अब सेल्समैन तो दोनों के लिए सबॉर्डिनेट है, वो दोनों उसके लिए सुपीरियर है, किसकी बात मांगे वो? एक ही चीज के लिए दो सुपीरियर अलग अलग बात कहे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, सबॉर्डिनेट के माइंड में कंफ्यूजन अराइज होता है कि किसकी बात को माने, तो ऐसे में एक्सक्यूजेस निकल आते हैं। यहाँ पे सबॉर्डिनेट को एक्सक्यूज देने का मौका मिल गया है, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो इसलिए वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन एंड वन बॉस, एक ही बॉस से उसको ऑर्डर मिले। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है स्केलर चेन। कुछ याद है ऐसा? ये एक चेन ऑफ कमांड होती है हमारी, जहां पे इस तरीके से हमारे सपोज करो वर्कर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे बातचीत करने का एक जरिया उन्होंने फिक्स कर दिया। ये चेन ऑफ कमांड है कि ये हमारा एक सुपीरियर है और इसके नीचे इसके ये दो सबॉर्डिनेट है। ऐसे ही बी सुपीरियर है डी का। सपोज करो डी को सी से बात करनी है, तो डायरेक्ट बात करना अलाउड ही नहीं है। कैसे बात कर सकते हो आप? डी पहले बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए सी को बताएगा, फिर जो रिप्लाई है वो भी ऐसे रिवर्ट ही होकर आएगा कि सी पहले ए को बताएगा, ए बी को बताएगा, फिर बी डी को बताएगा। तो ये पूरी चेन ऑफ कमांड आपको फॉलो करनी पड़ती है एज पर द स्केलर चेन। बट एक सॉल्यूशन, हाँ एक सॉल्यूशन यहां पर भी निकल कर आया, इमरजेंसी है। बहुत जरूरी है बात करना, डी को सी तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी के टाइम पे एक शॉर्टेस्ट रूट निकल कर आता है जिसका नाम होता है गैंग प्लैंक। बट आप इस गैंग प्लैंक, तो गैंग प्लैंक में भी लेकिन ये कहा गया कि आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, लेकिन दो सेम लेवल के लोग ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यानी कि अब अगर डी को सी से बात करनी है ना, तो गैंग प्लैंक की हेल्प से डी पहले ई से बात कर लेगा और ई सी को बता देगा। तो देखो रूट शॉर्ट हो गया ना, जहां उसे पूरा ये फॉलो करना पड़ रहा था, अभी वो डायरेक्ट बात कर सकता है। तो गैंग प्लैंक यूज होता है ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये एक शॉर्टेस्ट रूट है जो सेम लेवल पर अलाउड किया जाता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो हमने ऊपर पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड और नीचे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वहां आप कह रहे थे कि इंस्ट्रक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यहां आप कह रहे हो कि डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे ना, तो कॉमन गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि वन हेड शुड हैव वन प्लान, कि आप जो भी एक ग्रुप बनाते हो ना, उस एक ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी एक ही होना चाहिए। उस ग्रुप में काम करने वाले सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव अगर अलग अलग होगा ना, तो ग्रुप प्लान्स जो है वो कभी पूरे ही नहीं हो पाएंगे, ग्रुप ऑब्जेक्टिव कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। सपोज करो मैंने परचेज डिपार्टमेंट को टारगेट दिया कि आपको 10,000 यूनिट बनानी है, ऐसे फिर मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को कहा कि वही 10,000 यूनिट तुम्हें बेचनी है। मार्केटिंग वाले को कहा कि 10,000 के लिए आपको मार्केटिंग करनी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करनी है। फाइनेंस वाले को कहा कि 10,000 यूनिट बन रही है, उसके लिए आपको पैसा देना है। तो मैंने सबको एक कॉमन गोल दिया और उसी कॉमन गोल को मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोग काम करते हैं, पर 10 लोग अगर अलग डायरेक्शन में रह के काम करेंगे, तो क्या 10,000 यूनिट बन पाएंगी? नहीं, उनको सिंक्रोनाइज होकर काम करना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा कि भाई हमारा एक ग्रुप है और हम सभी ग्रुप को मिलकर एक ही काम करना है। क्लियर हो ये बात? तो जैसे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बुक के एग्जांपल देती हुई चल रही हूं, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार और मोटर बाइक दोनों मैन्युफैक्चर की जाती है। तो यहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि देखो दोनों को बनाने का प्रोसेस अलग होता है, रिसोर्सेज अलग है, तो बेटर है कि आप दो अलग डिवीजन बना दो, दोनों डिविजन्स को अपने रिसोर्स दे दो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस रिसोर्स है, ताकि दोनों का काम ओवरलैप ना हो जाए। ठीक है, अब कई बार ना डिफरेंस पूछ लिया जाता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो यूनिटी ऑफ कमांड तो ये कहता है कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि वन हेड शुड हैव वन प्लान, यानी कि एक ग्रुप का जिनको सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करता है। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब एक सबऑर्डिनेशन की दो अलग अलग लोगों को जवाबदेही।
वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ओवरलैपिंग को अवॉइड करता है। ओवरलैपिंग मतलब कि एक की वजह से दूसरे का काम रुक ना जाए, मतलब उसके काम में टांग ना अड़ाई जाए बेसिकली हमारी लैंग्वेज में। यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल पर्सन को अफेक्ट करता है, भाई जिस एम्प्लॉय के साथ वो हो रहा होगा सिर्फ उसी को अफेक्ट करेगा ना। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि यहां गड़बड़ होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। एक तो मीनिंग मैंने बता दिया, एक इसका इफेक्ट बता दिया, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि एम क्या है बेसिकली। चलो नेक्स्ट आके आते हैं हम, हमारे पास है आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कहा गया, रेम्यूनरेशन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, पैसा, जो भी एम्प्लॉय को उनकी सर्विस के बदले में पैसा दिया जा रहा है। और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया कि ये होना चाहिए जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट का मतलब था एम्प्लॉय के फेवर में, रेम्यूनरेशन ये एम्प्लॉय के फेवर में आया। उन्होंने कहा कि एक एम्प्लॉय को आप कम से कम इतना पैसा तो दोगे कि वो अपना एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, कि कम से कम उसके हाथ में इतना पैसा आए कि वो अपनी जो जिंदगी है उसको गुजार सके। ठीक है, एट द सेम टाइम इक्विटेबल से मतलब था कंपनी के फेवर में, ये कंपनी के फेवर में था, जिसमें यह कहा गया कि जो पैसा हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में आता हो, यानी कि कंपनी की जेब को भारी ना पड़ रहा हो, यानी कि पैसा ऐसा जा रहा हो कि एम्प्लॉय भी उस पैसे को लेकर खुश है और कंपनी उस पैसे को देकर खुश है, यानी कि दोनों खुश होने चाहिए। ऐसा रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास ई से आया इक्विटी। अब इक्विटी क्या है? इक्वल, इक्वालिटी। जब इक्विटी की बात हुई तो यहां पर इक्विटी से मतलब इक्वालिटी से ही था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम कर सकते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग काम कर सकते हैं, अलग रिलीजन के लोग काम कर सकते हैं, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी। इस तरीके की चीजों को अवॉइड करने के बारे में बात करते हैं फियोल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आपने मल्टीनेशनल कंपनीज सुना होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कोई एक नेशनैलिटी का पर्सन काम करता है क्या? नहीं, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं इन अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। वहां पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी वो यही कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि अगर किसी एक जॉब पोजीशन पे मैन और वुमेन दोनों काम करते हैं तो आप बायस्ड नहीं होगे किसी भी एक जेंडर के टूवर्ड्स, कि आप दोनों को काम सेम दे रहे हो, आप दोनों को सेम जॉब पोजीशन दे रहे हो, लेकिन पे आपने अलग दे दी। ठीक है, या आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आप उसकी गलतियों को इग्नोर कर रहे हो, बट जो एक दूसरा पर्सन है जो पूरा हार्डवर्क कर रहा है बट उसका आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आप उसके साथ गलत कर रहे हो। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको इक्विटी के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, देखो सेंटर पॉइंट ना हमेशा एक ही होता है, और जब सेंटर पॉइंट एक ही होता है तो यहां पे सेंट्रलाइजेशन से मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक के हाथों में है, और वो एक कौन होता है? टॉप लेवल। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहां पर आपने सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल को दे रखी है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर वही पावर आपने अलग अलग सेंटर्स पे बांट दी, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे बांट दी अमंग द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि जहां काम हो रहा है उससे रिलेटेड अथॉरिटी उन्हीं लोगों के हाथों में दे दो। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सेंट्रलाइज हो सकता है? देखो हो तो सकता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाएंगे। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज हो सकता है? डिसेंट्रलाइज, कंप्लीट डिसेंट्रलाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट के हाथ में अगर तुमने पूरी तरीके से पावर सारी ही दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में रखना जरूरी होता है। तो यहां पर बोला जाता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं वो अपने हाथ में रखो, टॉप लेवल को कहा गया, और जो रूटीन वर्क वाली चीजें हैं वो छोड़ दो उनके हाथ में, लोअर लेवल्स के हाथ में। जैसे आपके पेरेंट्स भी जो मेन डिसीजन है ना, आपकी जिंदगी का जो मेन डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेंगे, बट ये जो आपके डेली के जो आपके नॉर्मल से डिसीजन है कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कौन से दोस्त बनाने हैं, वो आपके पेरेंट डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद डिसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये आप खुद डिसाइड कर रहे हो, बट जो मेजर डिसीजन होगा ना आपकी लाइफ का वो पेरेंट्स लेंगे, उसके लिए उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। तो यानी कि उन्होंने भी एक बैलेंस बना रखा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सीधी सी बात है, मेजॉरिटी विंस। कि जब भी कोई एक डिस्प्यूट अराइज होगा ना एक ग्रुप में और एक अकेले इंसान में, जो जनता है ना वो ग्रुप का ही साथ देती है कि सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं और एक बेचारा चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा है, उसकी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, एक तो हुआ ये बात। दूसरी बात ये होती है कि देखो इसके अपोजिट भी हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन एक अननेसेसरी डिमांड कर रहा है, उसके डिमांड को पूरा करने के लिए सभी लोग सफर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उसको, उस एक अकेले इंसान को छोड़ दो, तू रहने दे, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिसको हमें देखना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्योल ने यही कहा कि अगर कभी भी तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आए ना कि कोई कंफ्यूजन है कि एक है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक एम्प्लॉय एक बात कह रहा है, एक चीज डिमांड कर रहा है आपसे, और जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मतलब जहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग आपसे जुड़े हैं, आपके स्टेक होल्डर्स, जैसे कि आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स है और इन्वेस्टर्स हैं। आप उस एक पर्सन की वजह से इन सभी लोगों को सफर नहीं करा सकते, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी। किसको प्रायोरिटी देनी है, जनरल इंटरेस्ट को। यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट पोजीशन पे होता है, सबऑर्डिनेट मतलब सेकंड पोजीशन पे, हमेशा जनरल इंटरेस्ट को ही ऊपर रखा जाता है। जैसे एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए, पर उसे 1 लाख सैलरी देने की वजह से हम अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट को उसका टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो उस एक की वजह से क्या हम सबको सफर कराएं? नहीं, हम कहेंगे जी आई एम सो सॉरी, हम आपको 1 लाख की सैलरी नहीं दे सकते, अगर जितनी सैलरी हम दे रहे हैं उतना आपको ठीक लगती है तो आप काम कर लो, अदरवाइज आप चले जाओ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया है, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इनिशियल यानी कि फर्स्ट। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। हमें बोर्ड एग्जाम में 80+ लेकर आने हैं, हमें बोर्ड एग्जाम में 80+ लेकर आने हैं, बट उसके लिए एक फर्स्ट स्टेप तो लेना होगा। कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लेना, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट तक तुम्हें मोटिवेशन देंगी। जब तक तुम सेल्फ मोटिवेशन के साथ अपना पहला कदम लेते हुए अपनी बुक उठा के पढ़ने नहीं बैठोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो दिस इज इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वो पहला कदम लेना है खुद को मोटिवेट करते हुए। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई एक ऐसा आइडिया है जिससे कंपनी का फायदा हो सकता है उस सजेशन से, तो आप दो कंपनी को सजेशन, बिल्कुल दो। तो बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस इनवाइट करती है, और अगर उस सजेशन से कंपनी को फायदा होता है तो वो रिवॉर्ड देती है उन्हें। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ऐसा फ्योल का मानना था। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल से क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयज। ठीक है, अब स्टेबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी, स्थिरता, बैलेंस। आपका एक एम्प्लॉय अभी अभी आया था, राजू ने अभी अभी हमारी दुकान ज्वाइन करी थी, हमारी किराने की दुकान है, और राजू ने अभी अभी उसको ज्वाइन किया है। आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में राजू ये सब चीजें बता दे कि दालें कहाँ रखी होती हैं और चावल कहाँ रखे होते हैं, अलग अलग चावल तुम बेच रहे हो, और राजू को सारे प्राइसेस एक ही दिन में याद हो जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुमने 2 दिन राजू को नोटिस किया और राजू जो है वो बार बार गलत कीमत बता रहा है सामान की, और तुमने उस बेसिस पर राजू को धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल दिया, तो तुम ये राजू के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। फिर तुम्हें राजू जैसा कोई मिल नहीं रहा अगले 10 दिन तक, तो तुम भी तो सफर कर रहे हो एज अ कंपनी। तुम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, तुम लोगों से पूछते फिर रहे हो, तो तुम भी परेशान हो एज अ बिजनेस, और जिसको तुमने निकाला उसको तो तुमने दुखी करा ही। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल ये कहता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है ना, तो उसको काम करने के लिए समय दो, उसे अपने परफॉर्मेंस को शो करने के लिए एक रीजनेबल टाइम पीरियड दो। तो बहुत सी कंपनियों में आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अभी हम आपको प्रोबेशन पीरियड पे रख रहे हैं, हम आपको भी 11 मंथ्स तक चेक करेंगे या 1 ईयर तक चेक करेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी तो आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ, अदरवाइज आपको या तो डिमोशन या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड दो कि एकदम से उन्हें नहीं निकालना, वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। कई बार एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो एज अ कंपनी आपको क्या लॉस हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा लेबर टर्नओवर करने की वजह से आपको एक तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बार बार बियर करनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट,
नए लोग रखोगे। जब तक कोई पर्सन मिल नहीं जाएगा आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, ठीक है। और मार्केट में भी थोड़ा नाम खराब होता है जब बार बार कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है तो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी बचपन में जो हमने पढ़ा था दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये उसी से निकल कर आता है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट एकता में बल है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको ना 3 चीजों की जरूरत होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। वर्ड्स ध्यान रखना, टीम स्पिरिट, बिलोंगिंगनेस और म्यूचुअल ट्रस्ट। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हम टीम में रहकर काम करते हैं, तो हमारे बीच में होना चाहिए टीम स्पिरिट। हमें एक ग्रुप टारगेट मिला 10 यूनिट बनाने का, हम 10 लोग थे, एक बंदा बीमार हो गया तो तुम उसका काम छोड़ दोगे ऐसे ही? नहीं, तुम क्या एज अ टीम तुम्हें क्या करना है, उसका काम भी आपस में बांट लेना और पूरा करना है। दिस इज टीम स्पिरिट एंड दिस इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हमारा टारगेट है, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा टारगेट है या तुम्हारा टारगेट है। आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी। हमें अपनी कॉन्वर्जेशन में ही ये कह देना है कि हम हैं, हम पूरा करेंगे इस काम को। बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास होना चाहिए, लगना चाहिए ना कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि जहां ट्रस्ट नहीं होगा वह रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होंगे, और अगर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होंगे तो ऐसी कंपनी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने अपने इन 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू बहुत कुछ बताने की कोशिश करी किसी भी मैनेजमेंट को समझाने के लिए कि एक मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलर के प्रिंसिपल। FW टेलर ने भी हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, और उसके प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने जो भी हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं वो कहलाते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे। तो जब वो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने साइंटिफिकली ही प्रिंसिपल्स जो थे उन्होंने डिराइव किए थे। अच्छा, हेनरी फ्योल ने जितने प्रिंसिपल्स बनाए ना वो उन्होंने बनाए टॉप लेवल के लिए, मतलब जो टॉप लेवल पे इंप्लीमेंट किए जा सकते थे। बट जो हमारे FW टेलर थे उन्होंने शॉप फ्लोर लेवल के लिए बनाए। शॉप फ्लोर लेवल मतलब जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उन्होंने ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी टेक्निक्स डिवाइस करी जो लोअर लेवल पे अप्लाई की जा सकती थी, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। पहली बात तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पर हमें ये देखना कि हमें अपने लोगों से क्या काम कराना है, what we want our man to do, हम अपने लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं, and seeing that they do it to the best of their capability and ability, और ये भी देखना कि वो उस काम को अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ कर रहे हो, इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ बेस्ट वे, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि सिस्टमैटिकली काम करना इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। अब इसमें 4 प्रिंसिपल्स जो निकल कर आए हैं, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब यहाँ पे रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, देखो पहले ना ये एक अप्रोच चलती थी रूल ऑफ थंब। इस अप्रोच के अंदर क्या होता था, जो मैनेजर होता था ना सिर्फ उसी की चलती थी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उसने कहा कि भाई आज ये काम जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आज वो 100 यूनिट बना के जाएगा, तो बना के जाएगा, मतलब पूरा उसका राज चलता था। जैसा उसने कह दिया वैसे ही सबको फॉलो करना पड़ता था। वहां पर उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था, मतलब जो उनका पर्सनल बायसनेस प्लस पर्सनल इंटरेस्ट दोनों आता था। वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के काम नहीं करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड पे बेस्ड होता था कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब FW टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया तो रूल ऑफ थंब को ऑर्गेनाइजेशन से एलिमिनेट कर दिया गया। उन्होंने कहा काम ऐसे नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है सिस्टमैटिकली। वो कहते थे किसी भी काम को करने के ना बहुत सारे मेथड होते हैं, आप एक काम को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप जितने बच्चे आज यहाँ पर बैठे हुए, अगर मैंने आपको एक टास्क दिया तो हर किसी का माइंड में एक क्रिएटिव आइडिया होगा उस टास्क को कंप्लीट करने का, ठीक है। बट हमें उस टास्क को करना है बेस्ट मेथड से, कि हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं बट हमें वो बेस्ट मेथड चूज करना है जो हमारी टाइम, मनी और एफर्ट्स को सेव कर दे। और इसमें मदद करेगा आपका पास्ट, क्योंकि पास्ट में हमने कर रखी होती है कुछ मिस्टेक, और वो मिस्टेक हमारे लिए क्या बनती है, सीख। जिससे सीखते हुए हम अपनी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स, यानी कि जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको फास्ट मतलब उनको बहुत जल्दी जल्दी तरीके से उसको हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से जो एक मेन चीज निकली वो ये कि टेलर ने हमें कहा कि हमें वन बेस्ट मेथड इवॉल्व करना है, ठीक है, किस लिए? टू सेव मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। उसके अलावा टेलर एक और बात कहते थे, वो ये कहते थे कि खतरों से ना कभी भी डरना मत, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से मत डरना। जितनी चैलेंजिंग तुम्हारी जर्नी होगी ना उतना ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। वो कहते थे द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस मोर विल बी द रिटर्न। जितना ज्यादा आपका संघर्ष होगा ना उतना ही ज्यादा फिर आपकी सफलता का शोर होगा। कुछ इस तरीके की चीजों पर वो काम करते थे, ठीक है। उसके बाद पहला क्लियर है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मेन चीजें क्या पता चली? पहला कि हमें वन बेस्ट मेथड इवॉल्व करना है टू सेव आवर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। सेकेंड वन इज पास्ट जो है आपका, जो पास्ट मिस्टेक्स है उसको यूज करो टू सॉल्व योर रिकरिंग प्रॉब्लम्स, कि जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं उसको सुलझाने के लिए अपने पीछे जो आपने गलती करी है उससे आप सीख लेकर काम करोगे। तीसरा, सोफिस्टिकेटेड चीजों से डरना नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं आपको। सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है कोई बात नहीं, बट रिटर्न भी आपको उतना मिलेगा। ये तीन बातें मैंने आपको साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के बारे में बताई। सेकेंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है? अब हार्मनी के लिए मुझे बहुत अच्छा वर्ड मिला, भाईचारा। भाईचारा इन द सेंस ऑफ कि जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा है कि एक इंसान अकेला पड़ रहा है तो आपको उसका साथ देना, किसी को अकेला नहीं छोड़ना। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब यही है कि हमें अपनी कंपनी से अलग नहीं चलना। हमें ये नहीं करना कि कंपनी अलग है और हम अलग है, नहीं, हम सब एक है। तो यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बात करती थी कि आपको यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। आपको यहाँ पे ये नहीं कहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वी होना चाहिए कि हम है। दोनों को ये रियलाइज करना है। देखो दो लोग होते हैं कंपनी के अंदर, मतलब दो ग्रुप्स देख सकते हो, एक है मैनेजमेंट और एक है आपके वर्कर्स। देखो दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट सोचे कि वर्कर्स के बिना काम हो जाएगा तो नहीं हो सकता। तुम थोड़ी ना जाके मशीनों में बैठ के काम करके आओगे या बाजार से जाके रॉ मटेरियल खरीद के आओगे। ऐसे वर्कर सोचे कि मैनेजमेंट का तो कोई रोल ही नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, हम ही तो सब कुछ करते हैं। तुम्हें इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही देता है, तुम्हें प्लान बना के मैनेजमेंट ही देता है, रिसोर्स तुम्हें लाके मैनेजमेंट ही देता है। तो दोनों को ये रियलाइज करना है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में ये कहा गया कि दोनों को ना अपने एटीट्यूड में चेंज करना होगा। और एटीट्यूड में चेंज करने का मतलब से ये था कि वही कि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना सीखना होगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि देखो जब भी मैनेजमेंट को लगे कि वर्कर्स की वजह से कोई फायदा हुआ है, प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो सारा प्रॉफिट वो अपनी जेब में ना डाले, वर्कर्स के बीच में उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। एट द सेम टाइम ये वर्कर के ऊपर भी आता है कि यार देखो आपको भी ना कंपनी के ऊपर अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी कि आप क्या करो, आप धरना देके बैठ जाओ, आप स्ट्राइक्स करके बैठ जाओ, ये काम भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है? आप यहाँ पर किसी को कॉर्नर नहीं करोगे, कॉम्पिटिशन नहीं करना, यहाँ पे कॉपरेशन करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक लाइन निकल कर आती है कि आपको यहाँ पर ये कहा गया कि आपको कंपटीशन को रिप्लेस करना है किसके साथ? कॉपरेशन के साथ। कंपटीशन नहीं करना आपस में, इस तरीके से नहीं रखना, टीम स्पिरिट रखो बट कॉपरेट करते हुए एक दूसरे के साथ चलो। एट द सेम टाइम यहाँ पर उन्होंने कहा कि इक्वालिटी भी आनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ कॉपरेट करें तो उसके लिए हमें इक्वालिटी की जरूरत है। और इक्वालिटी क्या मतलब है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा रही है वो इक्वली बांटी जाए, मतलब अकॉर्डिंग टू द जॉब पोजीशन वो इक्वली बांटी जाए। उसके अलावा यहाँ पर ना एक आपने पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सुना है? पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ये जापान में इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है। जापान में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे, हाँ मैंने बताया होगा पहले कभी अगर समझा होगा तो, ये हमारे यहाँ पे तो क्या होता है जब हमने बात मनवानी होती है ना, यूजुअली घर पर भी, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ में क्या कहते हैं कि हम तो खाना खाना छोड़ देते हैं, है ना, भले ही बाहर जाके खा लेते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन घर वालों को पूरा वो रौब दिखाते हैं अपना कि हम खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं उनसे 2-2 दिन तक, क्योंकि आपको अपनी बात मनवानी है। तो आप ये काम करते हो, पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, घर का काम करना छोड़ दोगे। लेकिन बाहर के बच्चे ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनीज में ऐसा नहीं होता।
हमारी कंपनी में भी ऐसे होता है, जब किसी को अपनी बात मनवानी होती है, लेबर यूनियन को अपनी बात मनवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, धरने में बैठते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपने कंपनी के बारे में नहीं सोचा ना, जितने दिन तक आप धरने में बैठे हो, आपने स्ट्राइक कर ली, लॉकआउट्स कर दिया आपने, उतने दिन तक कंपनी चल पा रही है क्या? कंपनी की प्रोडक्टिविटी रुक गई ना। अगर आप कंपनी को अपना मानते होते तो आप ऐसा नहीं करते। तो जब जापानीज कंपनी में क्या होता है, वो लोग ना एक ब्लैक कलर का एक पट्टा बांधते हैं, ठीक है, और ये प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग, और डबल काम करके दिखाते हैं। वो कहते हैं हम अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे। अगर हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारी वेजेस बढ़ा दो, तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कैपेबल है उस वेजेस को लेने के लिए, हमारी एबिलिटीज है उतनी, उतना काम कर सकते हैं। और इस तरीके से वो अपनी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं कि अपनी बातों को मनवाने के लिए हम अपनी कंपनी का नुकसान नहीं करेंगे, हम उसकी प्रोडक्टिविटी को रोकेंगे नहीं। तो यहाँ पे सिंपैथी गेन करके वो अपनी बात मनवाते हैं। दिस इज नोन एज पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, तो यहाँ पर इक्वल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होता है। तो कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअलिज्म में हमने एक तो ये पढ़ा कि कंपटीशन को रिप्लेस किया जाता है कॉर्पोरेशन से। इक्वालिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते टाइम, काम बांटते टाइम, मतलब इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर ज्यादा वर्कलोड दे रहे हो और किसी को आप वर्कलोड कम दे रहे हो। एट द सेम टाइम, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में या जब भी आप वर्क स्टैंडर्ड सेट करो, आप उन्हें इन्वॉल्व करो, ठीक है। लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास अब, फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास अब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उन्होंने कहा कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करते हो ना, तो आपको सिलेक्शन साइंटिफिकली करना चाहिए। यानी कि उन्होंने यहाँ पर एक बात बोली हमें बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी आपके यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स या एम्प्लॉयज हैं, वो साइंटिफिकली सिलेक्टेड होने चाहिए। अब साइंटिफिकली सिलेक्टेड मतलब यहाँ कैसे साइंस लगाए हम? उन्होंने कहा कि जब आप सिलेक्ट करते हो ना वर्कर्स, तो पहले देखो कि उनके स्किल्स क्या हैं, उन्हें क्या काम करना आता है, और उन्हें फिर वही वर्क असाइन करो। क्योंकि देखो, जिसको जो काम करना आता होगा, अगर आप उसको वही काम सौंपोगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, उसकी स्पेशलाइजेशन आएगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अगर एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करेगा, तो उससे उस वर्कर को तो फायदा होगा ही, क्योंकि उसको अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस, अच्छा बोनस मिलेगा। एट द सेम टाइम उसकी प्रोडक्टिविटी का फायदा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी तो होगा। वो जितना अच्छा काम करेगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होगी। तो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि आपको एफिशिएंसी भी मिल रही है, और प्रोस्पेरिटी मतलब एम्प्लॉय भी फल फूल रहा है इन द सेंस मोटा नहीं हो रहा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली एम्प्लॉय को भी फायदा हो रहा है और कंपनी को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें टेलर ने दिए। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर जी ने, देखो हेनरी फ्योल ने तो एक ही बारी में 14 प्रिंसिपल बनाए और कहानी खत्म कर दी। टेलर साहब फिर से वही साइंटिस्ट आदमी थे, तो उन्होंने पहले तो बना दी प्रिंसिपल, पहले तो अपने मूलभूत सिद्धांत बता दिए। उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे। उसमें उन्होंने सबसे पहली टेक्निक हमें बताई फंक्शनल फॉरमैनशिप। उन्होंने कहा वर्कर्स को फंक्शंस के बेसिस पर बांटो। जैसे कि हमारे फ्योल साहब ने डिवीजन ऑफ वर्क में भी तो यही कहा था, बिल्कुल यही बात टेलर साहब ने भी बोली। उन्होंने भी यही बोला था कि काम को बांट दो, ये भी कहते थे काम को बांट दो। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टेलर का प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल की सिमिलैरिटी रखता है, कौन सी टेक्निक है टेलर की जो हेनरी फ्योल की सिमिलैरिटीज रखती हैं? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। और वो कौन सा प्रिंसिपल है? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। बट ये प्रिंसिपल ना हेनरी फ्योल के, ये टेक्निक हेनरी फ्योल के एक प्रिंसिपल को वायलेट करती है, यानी कि तोड़ती है, उसका उल्लंघन करती है। वो एक बॉस कहता था और ये 8 बॉस कहते। बिल्कुल सही बात। जो आपके हेनरी फ्योल थे, उन्होंने कहा था कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए। बट इन्होंने जब फंक्शनल फॉर्मेनशिप की टेक्निक अपनाई ना, तो इन्होंने पहली बात तो काम को 2 पार्ट से बांटा। उन्होंने कहा आप 2 तरीके से काम करते हो, एक तो काम करते हो आप प्लानिंग का, एक काम होता है एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोडक्शन का। अब जब काम को 2 हिस्सों में बांटा, तो 2 हिस्सों में बांटने के बाद इन्होंने 4 प्लानिंग इंचार्ज बना दिए और 4 प्रोडक्शन इंचार्ज, और इन 8 स्पेशलिस्ट के अंडर हमारे वर्कर्स ने काम करना शुरू किया। तो इन्होंने 8 स्पेशलिस्ट, 8 बॉस बना दिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर दिया इन्होंने, ठीक है, फ्योल के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इनके वो 8 स्पेशलिस्ट कौन थे? सबसे पहले मैं प्लानिंग इंचार्जेस की बात करूं, तो प्लानिंग इंचार्जेस में हमारे पास था सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसा बॉस है, एक ऐसा सुपीरियर है जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर रहा है।
सबसे पहले तो आपके जॉब रोल्स पता होने चाहिए ना आपको कि आपको क्या काम करना है। तो उसका काम यही था कि आपके लिए जॉब रोल्स तैयार करना, आपके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिश करना, यानी कि पूरी आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर देना। ठीक। सेकंड आया हमारे पास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने कहा कि एक काम को करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगना चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास एक टारगेट है तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट क्लर्क यानी कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ होगा, तो वो टाइम और कॉस्ट शीट बनाता है। थर्ड है हमारे पास रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम होता है टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ योर वर्क, यानी कि अब रूट ऑफ द वर्क का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन बताता था कि यहाँ से लेफ्ट ले लेना, यहाँ से राइट, नहीं। द एरिया ऑफ योर वर्क, किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, क्या काम करना है, तो आपको वो चीज स्पेसिफाई करता था रूट क्लर्क। फिर चौथा प्लानिंग इंचार्ज आया डिसिप्लिनेरियन, यानी कि इंस्पेक्टर की तरह एक तरीके से मॉनिटर होता है ना कि भाई काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है बीच में। ठीक है, ये 4 हो गए प्लानिंग इंचार्ज। उसके बाद आए हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, वो भी 4 थे, जिसमें सबसे पहला था स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम था कि एक्यूरेटली और स्पीडली हमारा काम कंप्लीट हो जाए। नाम से पता चल रहा है स्पीड बॉस क्या कहता है, फटाफट से अपना काम कंप्लीट करना है, लेकिन एक्यूरेटली, क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन रखनी है। फिर आया हमारा गैंग बॉस। गैंग का मतलब क्या होता है, पूरा ग्रुप ना। वो क्या करता है गैंग बॉस कि भैया मेरी टीम आने वाली है, मेरी पूरी गैंग आने वाली है, सारी मशीनों को रेडी कर दो ऑपरेशंस के लिए। गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, गैंग बॉस क्या कह रहा है कि मेरी गैंग आने वाली है, यानी कि मेरे वर्कर्स आने वाले हैं, बी रेडी। तो मशीन्स और टूल्स को रेडी रखना फॉर द ऑपरेशन, ये गैंग बॉस का काम है। थर्ड वन रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मतलब होता है कि अगर कभी आपकी कोई मशीनों में कोई खराबी हो रही है तो रिपेयर बॉस टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा कि अगर मशीनों को ठीक ठाक करना है तो उनको ठीक ठाक करके रखेगा। लास्ट इंस्पेक्टर। देखो हमने सब लोगों के बारे में देख लिया, एक डिसिप्लिन भी मेंटेन हो रहा है, बट आउटपुट कैसा बन रहा है ये कौन चेक करेगा, उसके लिए हमने इंस्पेक्टर रखा। तो इंस्पेक्टर जो है वो क्या चेक करेगा, द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये 8 स्पेशलिस्ट काम करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन वर्कर्स को। तो ये था फंक्शनल फॉर्मैनशिप, इसका एक प्रॉपर डायग्राम भी है जो आपको आना चाहिए बनाना। अब स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक एक्टिविटी का आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड सेट करने से क्या मतलब है, हमारा एक वर्कर अगर 1 घंटे काम करता है तो 2 यूनिट बना लेता है। ठीक है, 2 यूनिट में मैन्युफैक्चर कर लेता है। तो अगर मैं उसे एक दिन में 7 घंटे काम कराऊंगी तो वो कितने यूनिट्स बना लेगा, 14 यूनिट्स। तो आपने उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि वर्कर्स का स्टैंडर्ड है कि एक वर्कर 7 घंटे में 14 यूनिट बना लेता है। इसी तरीके से आप रॉ मटेरियल का भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। आपने कहा 1 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेट किया ताकि हमें ये पता चल सके, ताकि किस ऑब्जेक्टिव के साथ, कि एक तो हमें ये पता चले कि हमारे यहाँ पे जो भी मैन और मशीन्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस मतलब हाईएस्ट परफॉर्मेंस लेवल। सेकंड, एक इंटरचेंजेबिलिटी सेट करना। हमने सबका सेम स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, तो अगर हमने फिर उसके बाद सपोज करो ये मार्कर है, हमारा काम इस मार्कर को बनाने का है, ऐसे मैंने 1000 मार्कर बना लिए, तो अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को यूज किया होगा तो वो 1000 के 1000 मार्कर बिल्कुल सेम होंगे, चाहे मैं कोई सा भी पिक करूं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये कहता है कि जो बेकार की चीजें है ना उन्हें अवॉइड करो। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी वेराइटीज ऐड कर रखी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपने कर रखा है, हटा दो। एक कंपनी मोबाइल फोन भी बनाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, स्किन केयर में भी है, फुटवेयर में भी है, बट उसने देखा कि मोबाइल फोन का जो एरिया है, जो जोन है, जो सेगमेंट है, वहां से कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, बट स्टिल हमारे पास काम उसका भी हम कर रहे हैं, फैलावा उसका भी है, कहते हैं ना फैलावा उसका भी है। तो एक काम करो, हटा दो, मोबाइल फोन वाला सेगमेंट बंद कर दो, अपने वही सारे रिसोर्सेस इधर लगा लो, रेवेन्यू तो जनरेट होगा। तो ऐसा सोनी कंपनी जो है हमारी, सोनी, नोकिया, इन लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल किया और अपने ऐसे सेगमेंट, ऐसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाने बंद कर दिए जिनसे उन्हें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हम आए फिर वर्क स्टडी पे। हाँ, वर्क स्टडी हमारे पास अब 4 तरीके की है, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी और टाइम स्टडी। मोशन स्टडी क्या बताती होगी, मूवमेंट्स, कि एक वर्कर जब काम कर रहा होता है ना तो अपने काम करते करते टाइम वो कितने मूवमेंट्स शो करता है। अब कई बार क्या होता है, अब ये मूवमेंट्स क्यों स्टडी कर रहे हैं कि वो कितनी बार बैठ रहा है, उठ रहा है, कितनी बार सामान उठा रहा है, कितनी बार सामान रख कर आ रहा है, ये सब स्टडी किया जाता है। अब एक वर्कर था,
मैकेनिक का काम करता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको रोज ना एक टूल चाहिए होता था। टूल मिलता है टूल रूम में, जहां तक जाने में 2 मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। जाने में 2 से 3 मिनट लगते हैं तो आने में भी 2 से 3 मिनट लगते होंगे, टूल रूम थोड़ा सा दूर है। अब क्या करता था वो, जब भी उसे उस टूल की जरूरत पड़ती थी, टूल रूम जाता था, टूल उठा के लाता था, इस्तेमाल करा, फिर रखने गया, फिर दोबारा जरूरत पड़ी। अगर उसे दिन में 5 बार जरूरत पड़ रही है ना, तो 5 बार वो यही काम कर रहा है। टाइम वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। उसे क्या करना चाहिए, जब तू आए अपने काम करना स्टार्ट करता है, टूल रूम से लेकर आ, टूल रख अपने पास, जब आपकी जॉब खत्म हो तब रख कर आओ वापस। तो मोशन स्टडी ऐसे ही मूवमेंट्स को नोट करता है। दूसरी चीज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से ही निकला है बेसिकली। मेथड स्टडी यही कहती है फिर से कि किसी भी काम को करने के देखो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको बेस्ट मेथड चूज करना है जो आपको टाइम, मनी और एफर्ट्स सेव करके दे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब होता है थकान। जब हम काम करते हैं तो काम करते करते थक भी तो जाते हैं, और जब थक जाते हैं, जैसे कि हम स्कूल में 8 पीरियड्स अटेंड करते हैं, जो स्टैमिना, जो हमारी एनर्जी फर्स्ट 2-3 पीरियड्स तक होती है, चलो मैं कहूँ 4 पीरियड्स तक भी होती है, वो रिसेस के बाद बड़ी डाउन होती चली जाती है ना। अगर लगातार 8 के 8 पीरियड हमें पढ़ना और हमें पढ़ाना और आपको पढ़ना पड़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्टैमिना कम होगा। तो फैटिग स्टडी यही बताती है कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना, तो काम करते करते हमें रेस्ट इंटरवल चाहिए। तो फैटिग स्टडी करती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल्स एंड द अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने चाहिए, और अमाउंट मतलब कितने मिनट्स और कितने आवर्स, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें वो इंटरवल देना होगा। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में फैटिग के जो रीजन होते हैं वो सिर्फ लॉन्ग वर्किंग आवर्स ही नहीं होते। अगर अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, सपोज आपका जो एरिया है, जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की जो वर्किंग कंडीशन है उसमें आप बैठ नहीं पा रहे हो, आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो आप थके थके महसूस करोगे। तो जिस जगह पर हम काम करते हैं अगर वो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो ना, तो भी हम फैटिग यानी कि थका थका महसूस करते हैं। उसके अलावा अगर हमारी बॉस से नहीं बनती, तो हमारे कुलीग से नहीं बनती, हमारे सबऑर्डिनेट से नहीं बनती, तो भी हम थके थके महसूस करते हैं। ठीक है। टाइम स्टडी। टाइम स्टडी को जब हम नाम से देखते हैं तो कहते हैं ये बताता होगा कि किसी भी काम को करने के लिए कितना एवरेज टाइम एक वर्कर लेता है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यही बताता है, बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एक वर्कर जब काम कर रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है। उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव ये जानने का है कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉय करने हैं, कितने लोगों को रखना पड़ेगा, हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है, और उसी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे द लेबर कॉस्ट। जब हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग हमें रखने हैं, जैसे मुझे पता चला कि 10 लोगों को रखना है, एक वर्कर एक दिन के 700 रुपए लेगा, तो कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 7000। मुझे लेबर कॉस्ट पता चल गई। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो टाइम स्टडी है ना उसके ऑब्जेक्टिव से पूछी जाती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी क्या है कि ये जानना कि द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड कितने होने चाहिए और लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है। लास्ट टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसको एक ही लाइन डिस्क्राइब कर देती है, जैसा काम वैसा दाम। यहाँ पर टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे अपने यहाँ पर जो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स है ना उनको सेपरेट करना है। मैंने अगर ग्रुप टारगेट दे दिया ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो तो ना उनका काम भी पूरा करके टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, और जो लेजी वर्कर्स हैं वो आराम से बैठे हुए हैं। तो उसने कहा ऐसा नहीं होगा, अब मैं इंडिविजुअल वर्क टारगेट दे रहा हूँ। कैसे? उसने कहा कि मैंने 100 यूनिट्स का आपको टारगेट दे दिया है एक मंथ का, जो एम्प्लॉय 100 यूनिट्स बना देगा, 100 तक बनाएगा या 100 से कम बनाएगा 10 रुपए पर यूनिट मिलेगा, 100 या 100 से ज्यादा बनाएगा 12 रुपए पर यूनिट मिलेगा, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू होगा। अब जिसको 12 रुपए के हिसाब से चाहिए होंगे पैसे, तो मोटिवेट होगा ना कि वर्क टारगेट पूरा करना है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे उनका मोटिव ये था कि देखो ये जो डिफरेंस आएगा ना लोगों के वेज रेट में, ये लोगों को मोटिवेट करेगा कि हमें अपने वर्क टारगेट को पूरा करना है, हमें लेजी होकर काम नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि डिफरेंट वेज सिस्टम है और अकॉर्डिंग टू द पीस मतलब यूनिट्स। ठीक है। तो बस यही था हमारा चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपने 2 लोगों के प्रिंसिपल्स को स्टडी किया, फेयोल और टेलर, और दोनों के प्रिंसिपल्स, दोनों की टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़नी है हमें। ठीक है।